इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो रचित क्या, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उसे कहेंगे जिसका आंतरिक भाग रचित क्या। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और फोकट का 1 मार्क आप उठा सकते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से रिलेटेड। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग गोलीय दर्पण 10.2 से शुरू करेंगे। 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो 10.2 अर्थात गोलीय दर्पण से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। आर होता है वक्रता त्रिज्या, आर बराबर होता है 2f। एफ होता है फोकसांतर, आर होता है वक्रता त्रिज्या, और दूसरा संबंध होता है एफ बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो क्या संबंध है? संबंध है यहाँ पे r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जहाँ हमें लोगों को सभी प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण में जो है यहाँ पे बोल रहा है प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो ये उसी अवस्था में होगा जब हम लोग वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का अर्थ होता है, इंग्लिश नाम होता है माइक्रोस्कोप। इसका अर्थ होता है वैसा यंत्र जिसके माध्यम से हम लोग छोटी चीज को बड़ा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा यंत्र में प्रयुक्त होने वाले लेंस होता है उत्तल लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सरल सूक्ष्मदर्शी, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए आपको पूछ सकता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या पूछ सकता है गाड़ी के अग्रद्वीप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, या पूछ सकता है आपको डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस सभी में किया जाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। इसके बाद है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 8 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को किस ये मापने की जरूरत होगी? इसके के लिए प्रयोगकर्ता को दोनों चीज की मापने की आवश्यकता होती है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी एवं दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? यदि ऋणात्मक अर्थात निगेटिव हो रहा है आवर्धन, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टा होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32? अभी मैं आपको बताया हूं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है। तो r बराबर होता है 2f या f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पे दिया हुआ है r का मान, किसका मान दिया हुआ है? r का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो f निकालेंगे तो f हो जाएगा 32/2 अर्थात 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछ रहा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का जो है वह फोकस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का, उत्तल दर्पण हो या लेंस, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक में होता है। किस चीज में होता है? धनात्मक में होता है। तथा अवतल दर्पण और लेंस दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए हो जाएगा प्लस, और आया है फोकस दूरी कितना? तो 16। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लस 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य के रूप में किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में लगा करके हम लोग पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। 13 में निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी मैं बताया उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो अग्रद्वीप में अवतल दर्पण है। प्रश्न संख्या 15 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत।
प्रश्न संख्या 16 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा? तो वह वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा, अर्थात सी पर वस्तु को रखा जाएगा। तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। प्रश्न संख्या 17 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 18 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो एफ और आर के बीच क्या संबंध है? तो आर बराबर होता है 2f, आर बराबर होता है 2f या एफ बराबर होता है r/2, आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो वह सीधा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा, सीधा एवं छोटा। प्रश्न संख्या 20 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 21 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है एवं अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र में आप यहाँ पे प्लस जहाँ पे देख लीजिएगा, समझ जाएगा कि दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। ये किसका सूत्र है? ये दर्पण का सूत्र। और 1/v + 1/v - 1/u = 1/f, ये किसका सूत्र है? तो ये लेंस का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? लेंस का सूत्र है और ये दर्पण का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कौन सा है? फोकस दूरी किस में है? तो प्लस में है, तो उत्तल है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और फोकट का 1 मार्क आप उठा सकते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक किसकी फोकस दूरी होती है? तो ऋणात्मक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। एफ और पी के कहाँ पे रखा जाएगा? तो एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच में रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब देखिए समतल दर्पण से भी हमेशा बनता है, उत्तल दर्पण से भी हमेशा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण से भी एक ऐसी स्थिति आती है जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनती है। इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों दर्पण में जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 28 है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए फोकस एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है 20, तो वक्रता त्रिज्या अर्थात आर मांग रहा, एफ कितना है? एफ है 20 और आर हमें पता करना है। आर बराबर होता है 2f, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 दूना 40, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, आँख, नाक, गला एवं के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है? अभी मैं आपको बताया हूँ इसी वीडियो में कि किसी भी डॉक्टर का यदि बात क्या है तो आपको आँख मूंद करके जवाब देना है, अवतल दर्पण हो। कोई भी डॉक्टर की यदि जिक्र की गई है सवाल में तो अवतल दर्पण, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है वह इलाज करने के लिए प्रतिबिंब बड़ा बनाने वाला दर्पण का उपयोग करता है और वह दर्पण है अवतल, जो कि वास्तविक, जो कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। प्रश्न संख्या 30 है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1 होता है। हमेशा उत्तल दर्पण जो है वस्तु से छोटी प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन एक ऐसा व्यवस्था होता है जब वह वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है, कभी भी वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। प्रश्न संख्या 31 है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिए जिस तरह का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में होता है उसी तरह का प्रतिबिंब अवतल लेंस में होता है। तो पूछ रहा क्या होगा? तो छोटा होगा जी, बिल्कुल छोटा, सीधा, बिल्कुल सीधा और आभासी। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 32 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा? तो प्रतिबिंब कम तीव्र का बनेगा। प्रश्न संख्या 33 है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? देखिए प्रश्न अधूरा है, फोटो में क्लियर नहीं आया है, इस प्रश्न को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? जब अवतल दर्पण में हम लोग फोकस से F से P की तरफ आते हैं तो आवर्धन का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। प्रश्न संख्या 35 है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो जब प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति का दिशा क्या होगा? चींटी की गति का दिशा फोकस से ध्रुव की ओर होगा। F से P की तरफ जितना जाएगा उतना प्रतिबिंब आवर्धित होता जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण उसको कहेंगे जिसका बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो, रजतित किया, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उसे कहेंगे जिसका आंतरिक भाग रजतित किया गया। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण जो अभिसारी दर्पण होता है, अवतल दर्पण अनेक स्रोतों से आने वाले प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित करता है। और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, ये एक बिंदु पे आने वाली प्रकाश की किरण को कई जगहों पे छितर बितर कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिसारी। अवतल दर्पण अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण अपसारी। परंतु लेंस विपरीत होता है, लेंस जो है वह उत्तल लेंस हो जाएगा अभिसारी और अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, उत्तल दर्पण द्वारा चंद्र के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो उत्तल दर्पण के द्वारा चंद्र का प्रतिबिंब जो है नग्न होगा, अर्थात बहुत ही छोटा है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है और चंद्र अनंत पे है, तो अनंत का की वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बनाता है अर्थात नग्न बनाता है। प्रश्न संख्या 38 है, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। देखिए जब वस्तु फोकस पे होगा तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इसके बाद प्रतिबिंब जो है जब फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अनंत पे बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अवतल दर्पण में फोकस पर प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और फोकस पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इसके बाद वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा। अर्थात अनंत पे रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, फोकस पे प्रतिबिंब बनेगी तो वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, जब वस्तु अनंत पे हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। अभी मैं बताया हूँ जब वस्तु अनंत पे हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब एक तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही जिक्र करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। तो यदि आपको इस पे सब्जेक्टिव लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न चाहिए तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।